हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी के, जो कि 8 अगस्त 2022 को हुआ था। एंड देयर विल बी टोटल 50 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ 50 यू हैव टू डू ओनली 40 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दो चार्ज हैं जो कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं फोर्स 20 न्यूटन की एयर में। इफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 4, तो जो नई फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी? तो देखो, न्यू फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 में के टाइम्स फोर्स जो एयर में लग रही थी। अगर मान लीजिए आपके पास दो चार्ज हैं और इनके बीच का सेपरेशन Q1 Q2 है, तो उनके बीच में लगने वाली कोलम्बियन फोर्स होती है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये एयर में जब इसको आप लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और जब आप किसी दूसरे मीडियम में देखोगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, वो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। मुझे ये देखना है कि जो नई फोर्स है, यानी कि किसी दूसरे मीडियम में जब आप उसको चेंज कर रहे हो मीडियम, तब फोर्स कितनी हो जाएगी पहले वाले के कंपैरिजन में। तो देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंसिडर करूं, फर्स्ट और सेकंड, और मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, तो हमें क्या मिलेगा? एफ एम अपॉन में एफ नॉट, या एफ नॉट कह लो, एयर कह लो, इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो 1/4 भी सेम रहेगा। इसका मतलब आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये फोर्स परमिटिविटी पर इन्वर्सली डिपेंड कर रही है, परमिटिविटी पर, तो हमें इस तरह से लिखना है एप्सिलॉन एयर में अपॉन एप्सिलॉन मीडियम में। और देखो, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले एक रिलेशन है ई ई इक्वल टू ई, ये ओ, ये आर, ये ई एम। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, ई आर यहाँ पर है रिलेटिव परमिटिविटी, ई आर, जो कि होता है ई एम अपॉन में ई नॉट के इक्वल, और इसी को हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ई नॉट एम अपॉन में ई नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज, इसका जो रेशियो होता है इसी को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है? ई एयर अपॉन में एप्सिलॉन एम, यानी कि इसको मैं 1/k के इक्वल लिख सकता हूँ इस हिसाब से। तो जो मीडियम में फोर्स आएगी वो 1/k टाइम्स हो जाएगी जो भी एयर में फोर्स रही होगी। वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो कैसा है वो मैंने आपको बता दिया। कंसेप्चुअली ध्यान रखना है ये बात का कि जब आप मीडियम चेंज कर रहे होंगे तो जो फोर्स होगी बिटवीन दी चार्ज पार्टिकल्स, it will decreases by k times, 1/k टाइम्स। सो 1/k की वैल्यू कितनी है? 4, और पहले फोर्स कितनी थी? 20, सो इट विल बी 5 न्यूटन। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है, स्पीड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेज व्हाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड है, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q, और अगर ये Q चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इस पर जो फोर्स लगेगी इट विल बी Q टाइम्स E। इस पर जो फोर्स लगेगी वो कितनी हो जाएगी? QE। अब सपोज करो कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, क्योंकि देखो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो भी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। और अगर मैं नेगेटिव पार्टिकल को लाइक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करूं, तो अब जो फोर्स होगी यहाँ पर देखो, चार्ज नेगेटिव हो गया ना, तो आएगा माइनस के E इंटू में E। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। तो यहाँ से हमारी दो स्टेटमेंट बनती है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से देखो, फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? E अपॉन में m, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में माइनस E अपॉन में m आएगा। तो यहाँ पर माइनस साइन का ये मतलब होगा कि जो पार्टिकल है उसमें रिटार्डेशन हो रहा होगा, और रिटार्डेशन होगा इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी। देखो, नेगेटिव का मतलब जब भी एक्सेलरेशन के आगे नेगेटिव साइन आ जाए
तो इसका मतलब ये है कि वहां पर रिटार्डेशन हो रहा होगा, और रिटार्डेशन का मतलब कि स्पीड डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि जब स्पीड इंक्रीज होती है तब होता है एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में तो एक्सेलरेशन होगा, उसकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज करेगी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, जबकि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा उसमें रिटार्डेशन होगा और उसकी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज करेगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट फर्स्ट थी, स्पीड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेस while मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको अभी बताया है कि इसमें रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन होने का मतलब ये है कि स्पीड डिक्रीज करेगी। तो इस हिसाब से जो कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये हमें बता रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन। तो ऑफकोर्स अभी हमने देखा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसमें एक्सेलरेशन आएगा E/m, तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज करेगी। तो इस हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, बिकॉज बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम ऑप्शन पढ़ेंगे। देखो, पहला कंसेप्ट ये कि अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो ठीक इसका उल्टा होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली इनवर्ड होती है। तो एक पॉइंट तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे टेंजेंट डालोगे तो वो आपको बताएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ होगी। दूसरा, अगर मान लीजिए कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है और कहीं पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपने देखा होगा नॉर्थ साउथ पोल में, बार मैग्नेट में नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलते साउथ में एंटर करती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी इस तरह से, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में जाएगी। लेकिन मैग्नेट में आप देखोगे कि मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड जाती है अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक चार्ज में ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी। तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म क्लोज लूप। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, नेगेटिव में एंड हो जाएगी। तो स्टेटमेंट सही है, हमें रॉन्ग वाली सेलेक्ट करनी है। सेकंड, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन एज कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक्स। देखो ये बात सही है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल नहीं तो ये कंटिन्यूअस लाइन होंगी। सी, टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। जैसे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। डी स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। देखो ये सरासर गलत है, मैंने आपको यहाँ पर बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। वो सोर्स से निकलेगी, सिंक में चली जाएगी, सिंक से सोर्स में नहीं जाती, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में चली जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं आएगी। क्लोज लूप फॉर्म नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड में। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको इनमें से बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। सभी स्टेटमेंट में आप देखो गोज लॉ आ रहा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले गोज लॉ होता क्या है। एक्चुअली ये आपको बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी गोजन सरफेस डिपेंड करता है उसमें कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, और 1/ε0 से आप टोटल इंक्लोज चार्ज की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, या यूनिट एरिया कह सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं फाई ई, क्योंकि फ्लक्स ई डॉट डी एस के इक्वल होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है तो इसके अराउंड हम गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। अब ये गॉसियन सरफेस किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन
जो फ्लक्स है वो सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि अंदर चार्ज कितना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। सो आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। देखो, भले आप ये सर्कल इमेजिन कर लो और ये सर्कल इमेजिन कर लो, अगर इन दोनों के अंदर चार्ज सेम है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप साइज पर डिपेंड ना करके सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। अगर मान लो कोई बाहर चार्ज रखा हुआ है तो हम अगर इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा जो बाहर चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज विच इज प्लेस्ड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। So I can write the statement electric flux through Gaussian surface does not depend on the charge placed outside। दूसरा एक चीज और देखो, मान लो आप इस तरह से एक पॉइंट चार्ज ले रहे हो, उसके सराउंडिंग में एक Gaussian surface एज्यूम कर लो, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का अगर आप देखोगे तो वो आ जाएगा ए इंटू में एरिया लेट वो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले स्टेटमेंट है गोज लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ऑप्शन है। बी स्टेटमेंट है इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो वी कैन कंक्लूड दैट द टोटल चार्ज कंटेंट इन द क्लोज सरफेस इज आल्सो जीरो। बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए फ्लक्स ही जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट की तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्यू जो इंक्लोज होगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। यानी कि अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, या कह लो कि गॉसियन सरफेस के अंदर एक डायपोल रखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर गॉसियन सरफेस के अंदर एक डायपोल रखा हुआ है तो नेट फ्लक्स कितना हुआ, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, आप नेट चार्ज देखो डायपोल की वजह से जीरो आता है, तो फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सी गॉस लॉ इज नॉट बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस कंटेंट इन कोलम्स लॉ। देखो कोलम्स लॉ में आपको पता है फोर्स इनवर्सली आर के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, यहाँ पर फ्लक्स भी इसी लॉ पर बेस्ड होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पर, और जबकि यहाँ कह रहा है इज नॉट बेस्ड ऑन, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई ना, बेस करता है मतलब गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। डी स्टेटमेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट जीरो नेट फ्लक्स। बिल्कुल, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर मान लो चार्ज बाहर है तो जो गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे वो सिर्फ इस चार्ज पर डिपेंड करेगा, ना कि आउटसाइड वाले चार्ज पर। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गई, तो ए, बी और डी स्टेटमेंट सही है, इस हिसाब से हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है a slab of material of dielectric constant K has same area as the plate of parallel plate capacitor but thickness है उसकी d/4 and placed between plates of parallel plate capacitor where d is the separation of the plate, the ratio of capacitance of the capacitor with dielectric and with air as a medium आपको फाइंड करना है। तो पहले एक कैपेसिटर बना लेते हैं। लेट ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट का एरिया है a और इनके बीच की सेपरेशन है d। तो जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने इंसर्ट नहीं किया है, सिर्फ एयर है बीच में, तो जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में सेपरेशन d। ये तब के लिए जब आपने कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट नहीं किया है, एयर बीच में है, तो मैं इसको सी नोट बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी देखो सी नोट है। अब सेकेंड केस में ये हो रहा है कि इस जो भी कैपेसिटर था हमारे पास उसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, इनके बीच का हम सेपरेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, एरिया ऑफ प्लेट भी चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मटेरियल को इंसर्ट कर रहे हैं, और जो ये मटेरियल है ना उसकी थिकनेस d/4 है। अब देखो, मैं एक जनरल फॉर्मूला पहले आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कैपेसिटेंस है और उसमें आपने टी थिकनेस की स्लैब को इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो जो नया कैपेसिटेंस अब हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, इतना तो सेम है। अब डिफरेंस क्या आएगा, माइनस डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन के, तो ये एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर रहेंगी। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा इट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब टी की वैल्यू कितनी, d/4, इसको रख लेते हैं
सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी की वैल्यू डी अपॉन में 4 प्लस टी की वैल्यू डी अपॉन में 4k। ये डी माइनस डी बाई 4 कितना हो जाएगा उसको पहले लिख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3 अपॉन में 4 डी प्लस में डी अपॉन में 4k। मैं डी को यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी अंदर बचेगा 3/4 प्लस में डी तो बाहर आ गया, यहाँ पर बचेगा 1/4k। अब देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू में पता है, तो देखो ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसके बराबर है, सी नॉट के। और मैं इसको सी के नीचे लाऊंगा तो हमारे पास मिलेगा सी अपॉन में सी नॉट इक्वल टू, ये यहाँ पर जो बचेगा इसको लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर बचेगा 3/4 प्लस 1/4k। अब यही तो हमें फाइंड करना है सी अपॉन सी नॉट, तो इसका आप एलसीएम लोगे नीचे 4k आएगा, 4k एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर तो ये 1 है, यहाँ पर कितना होगा 3k और ये प्लस 1, 4k को ऊपर ले जाओ तो 4k अपॉन में 3k प्लस 1। तो इस हिसाब से सी अपॉन सी नॉट कितना आ गया 4k अपॉन 3k प्लस 1। 4k ऊपर होना चाहिए, इन दोनों में 4k ऊपर है और नीचे रहना चाहिए 3k प्लस 1, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है चार्ज बॉडीज आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज इफ द लीनियर साइज ऑफ द चार्ज बॉडी इज। तो देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, पॉइंट चार्ज आपने पढ़ा हुआ, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th में। चार्ज बॉडीज को हम पॉइंट चार्ज कब कंसिडर कर सकते हैं, मान लो इसका जो साइज है वो तो बहुत कम हो और सेपरेशन उनके बीच में बहुत ज़्यादा हो, तब हम इसको कहते हैं कि ये पॉइंट चार्ज होगा। तो चार्ज बॉडी आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज इफ देयर लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन देम। तो इसमें यही ऑप्शन सही होगा, बहुत छोटा साइज होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, नाइक्रोम और सेमीकंडक्टर की आपको बताना टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है। तो मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखो फॉर कॉपर के लिए अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो रेसिस्टिविटी होगी या रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज करेगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कॉपर का ग्राफ है। नाइक्रोम के केस में टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर रेसिस्टिविटी लीनियरली, ये आप देख रहे हो ना स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियरली इंक्रीज होगी। और सेमीकंडक्टर के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो रेसिस्टिविटी होगी वो डिक्रीज करेगी, जैसा कि इस ग्राफ में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। और इस टॉपिक पर बेस्ड हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। या तो ग्राफ पूछ लेते हैं कि ग्राफ किस तरह से, किसका ग्राफ कौन सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी 4 ग्राफ आपको दे देगा, पूछेगा कॉपर की रेसिस्टिविटी के लिए कौन सा ग्राफ सही है। या फिर डायरेक्टली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अगर हम सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी ग्राफ से और इसी पॉइंट से आपके सारे टॉपिक इस तरह के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप कर पाओगे। तो ये 3 स्टेटमेंट का आप ध्यान रखना। फॉर कंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। फॉर एलॉय लाइक नाइक्रोम टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए अलग होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जो रेसिस्टिविटी होगी या रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होगा। तो इन दोनों के लिए तो लगभग सेम सा है, लेकिन इसके लिए उल्टा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी। इस पर बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, नाइक्रोम और सेमीकंडक्टर टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होते हैं। तो फर्स्ट है कॉपर के लिए। देखो मैं पहले कॉपर का ग्राफ बना देता हूँ। कॉपर के लिए एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा था, और नाइक्रोम के लिए ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा था टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी, और सेमीकंडक्टर के लिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही थी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ। तो कॉपर के लिए लीनियरली इंक्रीज करेगी, नाइक्रोम के लिए कॉपर के लिए एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, नाइक्रोम के लिए लीनियरली इंक्रीज, और सेमीकंडक्टर के लिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। तो इस हिसाब से अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें लीनियर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज एंड एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, तो देखो लीनियर इंक्रीज नहीं हो रही है कॉपर के साथ, तो इसलिए ये गलत है। ऑप्शन बी कॉपर के लिए एक्सपोनेंशियल इंक्रीज सही है, नाइक्रोम के लिए लीनियर सही है, सेमीकंडक्टर के लिए एक्सपोनेंशियल डिक्रीज सही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन
सही होगा बी। दिस विल बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको एक फिगर गिवन है जिसमें 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और करंट जो है वो है 20 माइक्रो एम्पियर। ये जो एमीटर रीड कर रहा है 20 माइक्रो एम्पियर। तो आपको बताने की रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आर है, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अब आपने पढ़ा होगा कि जो कैपेसिटिव इंडक्टेंस होता है वो होता है एक्सी, जो कि इक्वल होता है 1/2πfl। अगर मैं डीसी की बात करूं, डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0, तो एक्सी जो होगा वो कितना होगा, इन्फिनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पर कैपेसिटर है इट विल ब्लॉक डीसी। वैसे भी कैपेसिटर कर देता है ब्लॉक डीसी को, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। जब ये ब्लॉक कर देगा, डीसी को फ्लो नहीं करने देगा, क्योंकि इसका इन्फिनिटी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो इसका मतलब ये करंट, इसका यहाँ पर करंट जाएगा नहीं, करंट सिर्फ ऐसे निकलेगा ऊपर, ये तो जा ही नहीं सकता। तो इसी सर्किट को आप इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बना सकते हैं, ये आर, ये एमीटर, और उसके बाद बैटरी कनेक्ट कर दो 5 वोल्ट की। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा V इक्वल टू आई आर का। वोल्टेज कितनी है अपने पास 5, करंट कितना है 20 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और रेजिस्टेंस R हमें फाइंड करना है। तो R विल बी इक्वल टू 5/20 इंटू में 10⁻⁻⁶। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू में 10⁻⁶/20। तो देखो 5, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ 10⁻³ इंटू में 10⁻³ ये कितना हो जाएगा 5000। तो आर की वैल्यू 5000/20 इंटू में 10⁻³ हो जाएगी। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 500 का आधा कितना होता है 250, 250, और यहाँ पर कितना 10⁻³ ओम। इसको आप 250 किलो ओम भी तो लिख सकते हो। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। मैंने कैपेसिटर वाली ब्रांच को रिमूव कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको गिवन है Vd 2 × 10⁻⁻⁶, इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर डेंसिटी आपको गिवन है। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ए आपको गिवन है, आपको बताना है करंट कितना होगा। तो देखो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है I = NE/A/VD। तो अगर आपको ये सब पता है तो आप करंट निकाल पाएंगे। अब n की वैल्यू दी हुई है 6 × 10⁻28। ई मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने लिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 5 × 10⁻⁻⁴, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 × 10⁻⁻⁶। तो जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे विल गेट 9.6 एम्पियर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9.6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करंट चार्ज की इक्वेशन दे रखी टाइम के टर्म में, और एबीसी कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू है 531। तो आपको बताना है कि t = 5 सेकेंड पर जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा। तो I = क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, Q/T, इसका मतलब d/dt, और चार्ज को आप लिख सकते हैं AT² + BT + C। तो करंट कितना आ जाएगा, देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो A बाहर निकालो, t² का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2t, प्लस BT का डिफ्रेंशिएशन B, T का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 T के रेस्पेक्ट में, और ये कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 0। तो I = आ जाएगा 2 AT + B। अब देखो करंट हमें निकालना है जब टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड है। तो 2A की वैल्यू कितनी है 5 इंटू में टाइम की वैल्यू 5 प्लस में B की वैल्यू कितनी है वो है 3। तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 + 3 यानी कि 50 + 3, और इट विल बी 53 एम्पियर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 53 एम्पियर। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।